हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। एनएमपीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमारा टॉपिक था परदीय तंत्र का तंत्र, और परदीय तंत्र का तंत्र का मीन्स मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसका अर्थ था कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर परदीय तंत्र का निर्माण करती हैं। यानी कि मस्तिष्क से और मेरुरज्जु से दोनों से जो यानी कि नर्व्स निकलती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। ये जो तंत्रिकाएं हैं, ये तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली थी आपके सामने यानी कपालीय तंत्रिकाएं और दूसरी थी मेरु तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाएं मैंने आपको समझाया था कि मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपालीय तंत्रिकाएं कहलाती हैं, जो कि कार्य के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं। पहली थी संवेदी तंत्रिकाएं, ऐसी तंत्रिकाएं जो शरीर के विभिन्न अंगों से उद्दीपनों को ग्रहण करके मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती हैं। दूसरी थी मोटर नर्व्स अर्थात चालक तंत्रिकाएं, ऐसी तंत्रिकाएं जो मस्तिष्क में अनुक्रिया या अर्थात आवेगों के प्रति उत्पन्न अनुक्रिया को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। और तीसरी थी आपकी मिक्स्ड यानी मिश्रित, ऐसी तंत्रिकाएं जो कि संवेदी और चालक दोनों का कार्य करती हैं, मिश्रित तंत्रिकाएं कहलाती हैं। ये तंत्रिकाएं मेरुरज्जु पर होती हैं। मेरुरज्जु में क्यों होंगी? क्योंकि जितनी भी अत्यधिक तीव्र जो क्रियाएं होंगी, जो अनुक्रियाएं होंगी, उनका नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। अब इसमें दूसरी थी, पहली थी कपाली तंत्रिकाएं और दूसरी है आपके सामने मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं, देखो बेटा नाम हेडिंग लिख रहा है मेरु तंत्रिकाएं, अर्थात मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं कहलाती हैं। मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं कहलाती हैं। ये मनुष्य के अंदर 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है बेटा? 31 जोड़ी। कहां पाई जाती है? मेडुला ऑब्लंगेटा के पश्च भाग में, जो कि मस्तिष्क था बेटा। तो मस्तिष्क में तीन भाग थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जो पश्च मस्तिष्क था वो तीन भागों में डिवाइड था, अनुमस्तिष्क, पॉन्स बोरोलाई और मेडुला ऑब्लंगेटा। अब मेडुला ऑब्लंगेटा जो है ये मस्तिष्क का सबसे अंतिम और पश्चिम भाग होता है। जो मेरु तंत्रिकाएं हैं, ये मेरु तंत्रिकाएं उसी मेडुला ऑब्लंगेटा के पश्चिम भाग में प्रथम ग्रीवा कशेरुका C1 से लेकर प्रथम कटी कशेरुका L1 तक पाई जाती हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर ये प्रश्न भी आया है कि मनुष्य की प्रथम ग्रीवा कशेरुका का नाम लिखिए, तो उसका नाम है C1। कौन सा है? C1। तो प्रथम ग्रीवा कशेरुका से लेकर प्रथम जो कटी कशेरुका है L1 तक, ये 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य के अंदर प्रत्येक अंतः कशेरुकी अवकाश से एक मेरु तंत्रिका निकलती है, जो कि मेरुरज्जु के पृष्ठ भाग में पहुंचकर एक तंत्रिका गुच्छ का निर्माण करती है। मेरुरज्जु के पृष्ठ भाग में जो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं, और अधर भाग में जो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं उसे हम चालक तंत्रिकाएं कहते हैं। मेरुरज्जु की स्ट्रक्चर बताई थी मैंने, तो मेरुरज्जु के अंदर जो ग्रे मैटर था, धूसर द्रव्य, उसकी अगर हम टीएस बनाते हैं तो वह तितली के आकार का था। तो उसके पृष्ठ भाग में तो पृष्ठ श्रृंग और अधर भाग में अधर श्रृंग। जो पृष्ठ भाग में खांच थी उसे पृष्ठ खांच
और अधर भाग में जो खांच थी उसे अधर खांच। पृष्ठ खांच में जो तंत्रिकाएं पहुंचती हैं उन्हें संवेदी, और जो अधर खांच में जाती है उन्हें हम चालक। और संवेदी तंत्रिकाएं और चालक तंत्रिकाएं दोनों मिलकर मिश्रित तंत्रिकाओं का निर्माण करती हैं। तो मानव के अंदर जो मेरु तंत्रिकाएं हैं वो 31 जोड़ी होती हैं। तो ये मेरु तंत्रिका था बेटा, एक बार रिवाइज कर देता हूं इसको मैं कि मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं कहलाती हैं। ये 31 जोड़ी होती हैं। इनकी अगर हम स्थिति की बात करें तो यह है मेडुला ऑब्लंगेटा के पश्चिम भाग में प्रथम ग्रीवा कशेरुका C1 से लेकर प्रथम कटी कशेरुका L1 तक पाई जाती हैं। ये मनुष्य का जो प्रत्येक अंतः कशेरु की अवकाश जो है उसके अंदर एक मेरु तंत्रिका पाई जाती है, जो कि मेरुरज्जु के पृष्ठ भाग से निकलकर आगे जाकर एक तंत्रिका वृक्ष का निर्माण करती है, जिसे हम डोर्सल गैंग्लिया के नाम से उसको हम जानते हैं। वे तंत्रिकाएं जो मेरुरज्जु के पृष्ठ भाग में पाई जाती हैं संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती हैं, और वे तंत्रिकाएं जो मेरुरज्जु के अधर भाग में पाई जाती हैं उन्हें हम चालक तंत्रिकाएं कहते हैं। संवेदी तंत्रिका और चालक तंत्रिका दोनों ही मिलकर मिश्रित तंत्रिकाओं का निर्माण करती हैं, जो कि मेरुरज्जु में पाई जाती हैं। मेरुरज्जु में इसलिए पाई जाती हैं कि यही तंत्रिका तो उद्दीपनों को मस्तिष्क में ले जाएंगी और मस्तिष्क से वापस यही तंत्रिकाएं अंगों तक लाती हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं कि जब कोई न्यूक्ली वस्तु या हम कह सकते हैं कि कोई गर्म वस्तु है, गर्म जल है, उसमें जैसे ही हाथ जाता है हम उसको तुरंत हटा लेते हैं। हमें बाद में पता चलता है कि पानी गर्म था, लेकिन उससे पहले हमने हाथ को बाहर निकाल लिया। अर्थात ये प्रतिवर्ती क्रिया है और इसका नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। और मेरुरज्जु में संवेदी तंत्रिकाएं और चालक तंत्रिकाएं ये दोनों तंत्रिकाएं मिलकर इन क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं, अर्थात ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं। हेडिंग डालो बेटा, मेरु तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाओं में हेडिंग डालकर लिखिए आप मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं कहलाती हैं। मेरु तंत्रिकाएं कहलाती हैं। मानव में 31 जोड़ी, मानव में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मानव में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा के पश्चिम भाग में प्रथम ग्रीवा कशेरुका C1 से लेकर प्रथम कटी माने कमर, प्रथम कटी कशेरुका L1 का मतलब क्या होता है? L का मतलब लंबर माने कटी माने कमर। तो ग्रीवा माने गर्दन, तो गर्दन की जो पहली कशेरुका है उससे लेकर जो कमर की प्रथम कशेरुका है वहां तक ये 31 जोड़ी पाई जाती हैं। ये तंत्रिकाएं कटी भाग में फूलकर हाथ पैरों के लिए निकलती हैं।
ये तंत्रिकाएं कटिभाग में फूलकर हाथ पैरों के लिए निकलती हैं। डैश करके लिखो बेटा। मानव में, डैश करके लिखो, मानव में प्रत्येक अंतःकशेरुकी अवकाश में, मानव में प्रत्येक अंतःकशेरुकी अवकाशों से एक मेरु तंत्रिकाएं निकलती है, एक मेरु तंत्रिकाएं निकलती है तथा मेरुरज्जु के पृष्ठभाग से निकलकर मेरुरज्जु के पृष्ठभाग से निकलकर आगे जाकर एक तंत्रिकीय गुच्छ का निर्माण करती हैं। ये तंत्रिकाएं मेरुरज्जु के पृष्ठभाग से निकलकर आगे जाकर एक तंत्रिकीय गुच्छ का निर्माण करती हैं, एक तंत्रिकीय गुच्छ का निर्माण करती हैं। वे तंत्रिकाएं जो मेरुरज्जु के पृष्ठभाग में पाई जाती हैं, वे तंत्रिकाएं जो मेरुरज्जु के पृष्ठभाग में पाई जाती हैं संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं कहलाती हैं। और वे तंत्रिकाएं जो मेरुरज्जु के अधर भाग में पाई जाती हैं, मेरुरज्जु के अधर भाग में पाई जाती हैं, उन्हें चालक तंत्रिकाएं कहते हैं। अतः संवेदी और चालक अर्थात दोनों गुणों के कारण मेरु तंत्रिकाएं मिश्रित तंत्रिकाएं होती हैं। यहां बेटा देखो दो चीज आई है, एक आई है संवेदी और दूसरी है बेटा मोटर अर्थात चालक। अब देखो बेटा संवेदी तंत्रिका का मतलब क्या है? संवेदी तंत्रिका का मतलब है संवेदनाओं को ग्रहण करना। और संवेदना कहाँ मिलेंगी बेटा हमें? यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों से जो ग्राही अंग हैं, उन ग्राही अंगों से हमें संवेदना मिलेंगे और वो संवेदना कहाँ जाएंगे? मस्तिष्क तक। तो मस्तिष्क तक उनको कौन ले जाएगा? संवेदी तंत्रिकाएं। इसलिए इनको संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं, अर्थात ऐसी तंत्रिकाएं जो शरीर के विभिन्न अंगों एवं पेशियों से उद्दीपनों को ग्रहण कर, संवेदनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक ले जाती हैं, उन्हें हम संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। दूसरा है चालक। अब मस्तिष्क के पास संवेदना पहुंच गई, उद्दीपन पहुंच गया, अब उसके प्रति मस्तिष्क में क्या होगी? अनुक्रिया होगी। अब अनुक्रिया जो होगी वह अनुक्रिया को लेकर अंग तक कौन लाएगा? चालक। संवेदना मस्तिष्क हो गई, मस्तिष्क से वो उस संवेदना के प्रति, उद्दीपन के प्रति, आवेग के प्रति जो अनुक्रिया हुई, उस अनुक्रिया को चालक जो नर्व हैं वो अंगों तक लाने का कार्य करती हैं। इसलिए इसे हम चालक तंत्रिकाएं कहते हैं। कोई भी गर्म पानी है या ठंडा पानी है और ठंडे पानी में हमने हाथ डाला तो हमारा त्वचा क्या हो गया? ग्राही अंग। इस ग्राही अंग से
ये संवेदी तंत्रिकाएं उस सूचना को, उस आवेग को, कौन से आवेग को कि पानी ठंडा है, इस आवेग को मस्तिष्क तक ले गई। अब मस्तिष्क उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। अगर ठंडे में हाथ ज्यादा समय तक डालना है तो मस्तिष्क के द्वारा रिप्लाई आएगा कि हाँ, इससे हमें सुख की अनुभूति हो रही है, तो हम उसको ज्यादा समय तक उसमें रखते हैं। इस सूचना को कौन लेके आएगा? चालक। कहाँ? अंग तक। और मिश्रित में क्या हो जाएगा? संवेदना को भी वही ले जाएगा और उसके प्रति जो अनुक्रिया है उसको भी वही लेकर आता है। अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, मानव में पाई जाने वाली, मानव में पाई जाने वाली, मानव में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं निम्न प्रकार की होती हैं। 4 कॉलम की सारणी बनाओ बेटा। पहले में लिख देंगे आप सीरियल नंबर, क्रम संख्या। दूसरे में लिखेंगे बेटा तंत्रिका का नाम, तंत्रिका का नाम। तीसरा स्थिति कहां पाई जाएगी, या पहले लिख लो उनकी संख्या, संख्या लिख लीजिए आप, संख्या, और इसके बाद में लिख लीजिए आप स्थिति, कहां पाई। अपने दिमाग में ये रखना बेटा 31 जोड़ी होती है, 31 जोड़ी से ज्यादा ना हो जाए। तो सबसे पहले सीरियल नंबर में, क्रम संख्या में सबसे पहले लिखेंगे आप ग्रीवा मेरु तंत्रिकाएं, ग्रीवा मेरु तंत्रिकाएं, अर्थात गर्दन से संबंधित कितनी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ग्रीवा से संबंधित, ग्रीवा का मतलब है बेटा कैनविकल, जो C1 बोला था ना, C का पूरा नाम होता है कैनविकल, और कैनविकल की होती है ग्रीवा। तो ग्रीवा मेरु तंत्रिकाएं अर्थात इनकी संख्या होती है 8 जोड़ी, 8 जोड़ी। स्थिति C1 से लेकर C7, C1 से लेकर C7 के नीचे तक, ये इनकी स्थिति हो गई 8 जोड़ी होती है नीचे तक। कैनविकल C1, C7, C का मतलब है कैनविकल, कैनविकल मतलब ग्रीवा। तो पहली है ग्रीवा मेरु तंत्रिकाएं 8 जोड़ी होती हैं। स्थिति हो जाएगी C1 से लेकर C7 तक। इसके बाद बेटा बक्षीय मेरु तंत्रिकाएं, बक्षीय का मतलब सीना, छाती, पीछे का हिस्सा, बक्षीय मेरु तंत्रिकाएं। ये 12 जोड़ी होती है बेटा, इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी। अब बक्षीय है तो कहां पाई जाएंगे? बक्ष में पाई जाएंगी, यानी कि T1 से लेकर T12, T1 से लेकर T12 तक दोनों ओर, यानी कि मेरु रज्जु के दोनों ओर। नहीं, ऑनलाइन चलेंगे। T1 से लेकर T12 तक दोनों ओर, दोनों ओर। अब यहाँ आया है T1, T1 का मतलब होता है थोरेसिक, थोरेसिक का मतलब बक्षीय। तीसरी लिखिए बेटे आप, पहली हो गई ग्रीवा मेरु तंत्रिका, दूसरी बक्षीय मेरु तंत्रिका, और तीसरी है बेटा कटी, लंबर, कटी मेरु तंत्रिकाएं, लंबर। ये बेटा 5 जोड़ी होती हैं, 5 जोड़ी, L1 से लेकर L5 तक, L1 से लेकर L5। L का मतलब लंबर, लंबर माने कटी। तो प्रथम कटी कशेरुआ के नीचे की ओर दोनों तरफ, पोस्टर में लिख देना इसमें प्रथम कटी कशेरुआ,
के नीचे की ओर दोनों तरफ नीचे की ओर दोनों तरफ। देखो बेटा L1 L5 क्या होते हैं? कभी कभार किसी भी कारणवश कोई एक्सीडेंट हो गया या ज्यादा अधिकतर स्टैंडिंग के कारण ये प्रॉब्लम आती है। स्टैंडिंग का मतलब जरूरत से ज्यादा जब आदमी खड़ा होता है तो उस समय हम जब किसी न्यूरोलॉजिस्ट है उसके पास जाते हैं तो वो सीटी स्कैन या एक्सरे या कोई सोनोग्राफी किसी के द्वारा बताता है कि आपकी L4 L3 L1 L5 में आपकी प्रॉब्लम है। तो ये वही L1 और L5 हैं जिन्हें हम कटी मेरु तंत्रिका यानी कि जो कमर है उस कमर के अंदर जो मेरु तंत्रिकाएं हैं उस मेरु तंत्रिका का नाम है L1 और L1 से लेकर L5 यहाँ तक कटी कशेरुकाएं पाई जाती हैं। चौथा लिखिए बेटा आप त्रिक मेरु तंत्रिकाएं। त्रिक मेरु तंत्रिकाएं, त्रिक मेरु तंत्रिकाएं मेरुरज्जु की बाह्य संरचना में मैंने S1 लिखाया था तो वो है ये त्रिक मेरु तंत्रिकाएं। सैक्रल स्पाइनल नर्व्स, सैक्रल मतलब S मतलब त्रिक, 5 जोड़ी होती है बेटा ये 5 जोड़ी इनकी संख्या होती है। और लिख दो बेटा कि त्रिक कशेरुका के पास दोनों ओर इनकी स्थिति हो जाएगी। त्रिक कशेरुका के पास दोनों ओर, त्रिक कशेरुका के पास दोनों ओर कितनी हो गई बेटा 8 जोड़ी 12 जोड़ी 20 20 5 25 25 5 30 कितनी होती है 31 जोड़ी। एक और रहेगी बेटा आपकी वो लिख लीजिए आप अनुत्रिक मेरु तंत्रिकाएं। एक हो गई त्रिक दूसरी हो गई अनुत्रिक मेरु तंत्रिकाएं। अनुत्रिक मेरु तंत्रिकाएं एक जोड़ी हो गई बेटा ये। इसमें लिख लीजिए आप त्रिक व अनुत्रिक के बीच में, त्रिक एवं अनुत्रिक के बीच दोनों ओर, बीच दोनों ओर इस तरह से ये 31 जोड़ी जो मेरु तंत्रिकाएं हैं जो कि मेरुरज्जु से निकलती हैं, अर्थात मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं कहलाती हैं। 31 जोड़ी हैं। पहली है ग्रीवा मेरु तंत्रिकाएं 8 जोड़ी होती हैं। स्थिति हो गई इनकी C1 से लेकर C7 के नीचे तक। दूसरी है बक्षीय मेरु तंत्रिकाएं 12 जोड़ी T1 से T12 तक। तीसरी है कटी मेरु तंत्रिकाएं 5 जोड़ी L1 से लेकर L5 तक। चौथी है त्रिक मेरु तंत्रिकाएं 5 जोड़ी त्रिक कशेरुका के पास दोनों ओर। पांचवी है अनुत्रिक मेरु तंत्रिकाएं 1 जोड़ी त्रिक एवं अनुत्रिक के बीच से दोनों ओर। इस तरह से ये आपका जो दूसरा टॉपिक था पर्दीय तंत्रिका तंत्र। पर्दीय तंत्र का मतलब पर्दी का निर्माण करने वाला, अर्थात मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर पर्दीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। पर्दीय तंत्रिका तंत्र में जो तंत्रिकाएं हैं वो 2 प्रकार की हैं। पहली थी आपके कपालीय तंत्रिकाएं, दूसरी है मेरु तंत्रिकाएं। तो दोनों चीजें कंप्लीट हो गई।
साथ के साथ आप नोट्स भी बनाएं। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है बेटा आपका स्वायत्त तंत्र का तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एएनएस, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस, ये तीनों तंत्र का तंत्र मिलकर मनुष्य के तंत्र का निर्माण करते हैं। तो एएनएस का मतलब क्या है? स्वायत्त तंत्र का मतलब क्या है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्र का तंत्र, स्वायत्त तंत्र का तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्र का तंत्र, देखिए बेटा, ऐसा तंत्र का तंत्र जो अनैच्छिक पेशियों एवं ग्रंथियों के लिए तंत्रिकाओं का निर्माण करता है। स्वायत्त तंत्र का तंत्र की बात कर रहे हैं बेटा हम। तो ऐसा तंत्र का तंत्र जो कि अनैच्छिक पेशी एवं ग्रंथियों के लिए तंत्रिकाओं का निर्माण करता है, उसे हम स्वायत्त तंत्र का तंत्र कहते हैं। ये जो तंत्र है ना बेटा, ये मुख्य रूप से प्रेरक तंत्र का कार्य करता है। प्रेरक मतलब बॉडी को ये उत्तेजित करता है। इस तंत्र का तंत्र की जो खोज की थी वो लैंगले नामक वैज्ञानिक ने की थी। लैंगले, स्वायत्त तंत्र का तंत्र की खोज लैंगले ने की थी और उन्होंने बताया था कि ऐसा तंत्र का तंत्र जो अनैच्छिक पेशियों एवं ग्रंथियों के लिए तंत्रिकाओं का निर्माण करता है, उसे हम स्वायत्त तंत्र का तंत्र कहते हैं। यह प्रमुख रूप से प्रेरक तंत्र के रूप में कार्य करता है और आंतरिक अंगों की, बॉडी के अंदर जितने भी आंतरिक अंग हैं उन सभी अंगों की अनैच्छिक क्रिया जो है उन पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब है ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारे मस्तिष्क का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, अर्थात हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है, उन्हें हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे हृदय की स्पंदन दर का बढ़ना, रक्तदाब का बढ़ना, श्वसन दर बढ़ना, रोंगटे खड़े होना, बाल जो खड़े होते हैं, ये जो इरेक्टर प्लाई पेशियां हैं, आपने 21वां चैप्टर था अध्यावरणी तंत्र, उसमें जो हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन पढ़ी थी उसमें इलेक्टर प्लाई पेशियां आई थी जो कि बाल खड़े होने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं। तो ये अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वह स्वायत्त तंत्र का तंत्र होता है। स्वायत्त तंत्र का निर्माण तंत्र का गुच्छ एवं तंत्रिका की एक जोड़ी श्रृंखला से होता है। स्वायत्त तंत्र का जो निर्माण है वो तंत्र का गुच्छ, जो डॉर्सल गैंग्लिया था उस गुच्छ से और तंत्रिका की एक जोड़ी श्रृंखला से इसका निर्माण होता है। और स्वायत्त जो तंत्र का तंत्र है यह मेरुरज्जु के पार्श्व भाग में दोनों तरफ पाया जाता है। तो स्वायत्त तंत्र का तंत्र की बात कर ली बेटा हमने। ऐसा तंत्र का तंत्र जो कि अनैच्छिक पेशियों एवं ग्रंथियों के लिए तंत्रिकाओं का निर्माण करता है, उसे हम स्वायत्त तंत्र का तंत्र कहते हैं। इसकी खोज लैंगले नामक साइंटिस्ट ने की थी। स्वायत्त तंत्र का तंत्र एक प्रेरक तंत्र की भांति कार्य करता है जो कि विषम परिस्थिति, आगे जो इसके टाइप आएंगे अनुकंपी और परानुकंपी, अनुकंपी और सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक, जो ये तंत्र का तंत्र है एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये स्वायत्त तंत्र का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होगा बेटा? वो तंत्र का गुच्छ
और तंत्रिकाओं की एक जोड़ी श्रृंखला से इसका निर्माण होता है और यह मेरुरज्जु के पार्श्व भाग में दोनों तरफ पाया जाता है। इसके अलावा इसके फंक्शन की बात करें तो बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उनकी ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करने का यह कार्य करता है। स्वायत्त तंत्र का तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है अनुकंपी तंत्र का तंत्र, सिंपैथिक और दूसरा है बेटा परानुकंपी स्वायत्त तंत्र का तंत्र। पहला है अनुकंपी तंत्र का तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्र, पैरासिम्पैथिक तंत्र का तंत्र। देखो बेटा, अनुकंपी तंत्र का तंत्र की बात करें हम और दूसरा है परानुकंपी तंत्र, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक किसी भी क्रिया को बढ़ाएगा तो दूसरा उस क्रिया को कम कर देगा। उसका बहुत बड़ा रीजन है वो मैं बाद में बताऊंगा। अनुकंपी तंत्र का तंत्र किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ऐसा तंत्र का तंत्र जो मानव के शरीर को विषम परिस्थितियों में उत्तेजित करके उन विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, उसे हम अनुकंपी तंत्र का तंत्र कहते हैं। जैसे आपने देखा है जिसमें जिस तरह से घर में या आस पड़ोस में कोई झगड़ा हो जाता है तो उस समय हमारे रक्त की चाल बढ़ जाती है, अर्थात बॉडी के अंदर यानी कि घबराहट, या हम जैसे फ्लाइट की बात करते हैं, फ्लाइट जैसे ऊपर की तरफ हम उड़ान भरते हैं तो उस समय ये क्या है, हमारे सामने सभी यानी कि विषम परिस्थितियां हैं तो एकदम से विषम परिस्थितियों के लिए अनुकूल बना देता है कौन, अनुकंपी तंत्र का तंत्र। और दूसरा है परानुकंपी तंत्र का तंत्र, यानी कि इसने तो विषम परिस्थितियों में का सामना करने के लिए बॉडी को तैयार किया था। अब जाहिर सी बात है कि विषम परिस्थितियां एक समय आकर बंद भी होंगी, यानी कि सामान्य परिस्थितियों में तब्दील होंगी। वो जब सामान्य परिस्थितियां आ जाएंगी और हमारी बॉडी का व्यवहार हो ही रहा तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। तो जैसे ही परिस्थितियां सामान्य हुई वहां परानुकंपी तंत्र का तंत्र अपना कार्य करेगा और बॉडी के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उन जैविक क्रियाओं को सामान्य स्थिति में लाने का कार्य करता है। अगर हमारा रक्तदाब बढ़ गया, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया, अगर उसको कम नहीं किया गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, 100% श्योर है। इसलिए अनुकंपी और परानुकंपी एक दूसरे के अपोजिट और साथ साथ कार्य करते हैं। अनुकंपी तंत्र का तंत्र जो है मनुष्य के सामने जैसे विषम परिस्थितियां आ जाएंगी यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएंगी तो उसके प्रति वो उसको उत्तेजित करेगा और उसका सामना करने के लिए यानी कि तैयार करता है। और जो परानुकंपी तंत्र का तंत्र है, जैसे विषम परिस्थितियां सामान्य परिस्थितियों में तब्दील हो जाएंगी तो उसी समय परानुकंपी तंत्र का तंत्र बॉडी की जितनी भी जैविक उपापचय क्रिया है उसको सामान्य करने का कार्य करती है। अब स्वायत्त तंत्र का तंत्र की बात करें तो इसका प्रभाव कैसे, ये इफेक्टेड कैसे होगा, प्रभावित किस किस चीज से होगा। देखो जब कोई दुख की बात होगी वह होगा, और तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण है वो है लैंगिक व्यवहार। इन तीनों रीजन से एएनएस प्रभावित होता है, अर्थात स्वायत्त तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। स्वायत्त तंत्र का तंत्र तीन चीजों से प्रभावित होगा, भय के कारण, दुख के कारण, लैंगिक व्यवहार के कारण। गुस्सा जब आता है व्यक्ति को तो उस समय स्वायत्त तंत्र का तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और अनुकंपी तंत्र का तंत्र ज्यादा कार्य करेगा, परानुकंपी तंत्र का तंत्र लेट कार्य करता है। इसलिए व्यक्ति गुस्से के अंतर्गत जब उसको गुस्सा आता है तो वो कुछ ना कुछ हानि कर बैठता है। तो दुख के समय
जब व्यक्ति के सामने कोई इतनी दुखद घटना आ जाती है तो उस समय उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कभी कभार इस प्रकार से शौक लगता है कि उस बात को सुनते ही व्यक्ति की जितनी भी जैविक उपापचय क्रिया है वो बिल्कुल धीमी पड़ जाती है, और व्यक्ति की जब जैविक उपापचय की धीमी हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो एक तो भय यानी डर आ गया, जैसे भय आ गया, कोई भी हमारे सामने भयावह चीज आ गई और उस समय हम भयभीत हो जाते हैं तो उस समय भी हमारी मृत्यु हो सकती है। तो तीन चीज हो गई, एक भय, एक दुख, गुस्सा, और तीसरी चीज हो गई लैंगिक व्यवहार। लैंगिक व्यवहार के समय जब उत्तेजना में जब कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उस समय एएनएस जो स्वायत्त तंत्र का तंत्र है ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अब इसके बाद अनुकंपी तंत्र का तंत्र और परानुकंपी तंत्र का तंत्र में अंतर की बात करें हम तो दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे अनुकंपी तंत्र का तंत्र की बात करूं मैं कि यह हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है, तो परानुकंपी में आ जाएगा यह हृदय स्पंदन दर को कम कर देता है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन होता है एड्रिनलिन, तो एड्रिनलिन हार्मोन के श्रावण को अनुकंपी तंत्र का तंत्र बढ़ा देता है, जबकि परानुकंपी घटा देता है। एड्रिनलिन जो हार्मोन है उसको हम 3F ईयर फाइट फ्लाइट तो इसका भी नाम से जानते हैं। तो अनुकंपी तंत्र का तंत्र इसके श्रावण को बढ़ा देगा, परानुकंपी तंत्र का तंत्र इनके श्रावण को घटा देगा। लार के श्रावण को कम कर देगा, अश्रु के श्रावण को बढ़ा देगा, ये पसीने के श्रावण को यानी कि बढ़ा देगा, तो परानुकंपी उसको कम कर देगा। आयरिस जो है पुतली उसके शीतलन को जो अनुकंपी तंत्र का तंत्र है तो कम कर देगा, और उधर जो संकुचन है उसको फैला देगा। तो एक दूसरे के ये अपोजिट कार्य करते हैं।